अच्छा स्टार्ट कर ले। दहेज एक सामाजिक अपराध है। जब भी किसी लड़की को दहेज के लिए अपनी जान गंवानी पड़ती है तो तरस आता है उस नौजवान पे जो अपने आप को मर्द कहता है। वह मर्द नहीं, एक कायर है, कायर। बेटी के माता पिता को बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, ना कि उसे चंद पैसों के लिए किसी व्यक्ति के हवाले करना चाहिए। और इसके बाद भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह खुश है और आपके कंधों पर उसका बोझ नहीं है। ऐसा नहीं है। उसके बाद भी वह बेटी खुश नहीं है और आपके आजीवन आपके कंधों पर उसका बोझ है। आइए आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसा नाटक जो हमारे भारतीय संस्कृति की एक क्रूरता, एक ऐसी कहानी को दिखाता है, जिसमें हम सबसे पहले दृश्य में यहाँ देखते हैं कि एक लड़की जब वह पास हो जाती है, जब वह टॉपर बनती है, तो वो कितनी खुशी से अपने पिता के पास आती है और इतनी अच्छी से उनसे यह बात कहती है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे वाह बेटी, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? हाँ पापा, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू पापा। अब बेटी देखो, तुमने परीक्षा भी पास कर ली है, क्यों ना अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। पापा शादी इतनी जल्दी? हाँ बेटी, लड़की की एक ना एक दिन शादी करनी पड़ती है। अब कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर देते हैं। कहते हैं कि एक बेटी अपनी माँ की सबसे प्रिय होती है और जब वह बेटी फर्स्ट डिवीजन से पास होती है तो अपनी माँ के पास सबसे पहले जाती है और यह बताती है कि माँ, मैं इतने अच्छे अंकों से पास हो गई हूँ। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हे भगवान, इस घर के काम खत्म ही नहीं होते। पता नहीं बहू लाए थे या नौकरानी। ना इस घर में कोई हाथ बटाने वाला है, ना कुछ करने वाला है। मम्मी, मम्मी, क्या हो गया? तंग मत कर बेटा, क्या हो गया है? मम्मी, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुझे पता है तेरे पापा तुझसे क्या कहेंगे? माँ, वो मेरी शादी की बात कर रहे थे। वो मेरी शादी इतनी जल्दी करा देंगे क्या? क्या तेरी शादी की बात? हाँ, तो होना ही था बेटा। ये जो हमारा समाज है ना, ये बेटियों के बड़े होने का इंतजार करता है कि वो 18-19 साल की हो ना और उनकी शादी करा दी। अगले दृश्य में हम यह देखते हैं कि बात यहाँ तक कब पहुँच चुकी है कि लड़की के माता और पिता इस चीज को लेकर आपस में वार्तालाप करते हैं। अजी, सुनती हो? क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने सुना लता पास हो गई है? हाँ मैंने सुना, लेकिन मैंने ये भी सुना कि तुमने लता से कुछ कहा है। हाँ, मैंने लता से उसकी शादी की बात की। क्यों भाई? तुमने अभी तो लड़की ने अच्छे नंबर से पास हुई और तुम उसकी शादी की बात कर रहे हो। हाँ, अब लता की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए हमें। बस करो यार, हमारे घर वालों ने तो हमें तो पढ़ने नहीं दिया, उसे भी मत पढ़ने दो। खैर जाने दो, तुम्हें कौन समझाए। जिस तरह से किसी भी समाज में एक लड़की की बात को तवज्जो ना देकर अपनी बात को ऊपर सर्वोपरि रखा जाता है, उसी तरह से लता की बातों को भी ठुकरा दिया जाता है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लता की शादी की बात शुरू हो जाती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ये रहे लड़की के माता पिता और ये रहे लड़के के माता पिता। आइए देखते हैं इनके बीच क्या वार्तालाप होता है। कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं भाई साहब? ये मेरा बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
आपकी बेटी और मेरे बेटे के बीच वार्तालाप तो पहले ही हो गई थी। बस यह था कि आगे शादी की बात बढ़ाते हैं, उसी के लिए हमने सोचा एक मुलाकात कर लेते हैं। जी हाँ भाई साहब, हमारी लड़की की और आपके लड़की की दोनों की शादी की बात, हमारी बात तो पहले भी हो गई थी, क्यों ना अब हम और बातें कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए कुछ बात करते हैं। देखिए समधी जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, तो हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी हाँ भाई साहब, हमारा भी ये मानना है कि आप दहेज की बातों पर तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते होंगे। दहेज की बात? अरे हमें पता है कि ये कुप्रथा है, हम इन बातों पर विश्वास नहीं रखते, पर आपसे एक बात करनी थी। जी हाँ बताइए। देखिए, शादी के बाद आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ दिल्ली में रहेगी, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस दिल्ली में एक फ्लैट दिला दीजिएगा। जी समझी जी, मैं कोशिश करूँगा। और अब आप फ्लैट दिला ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कार और एसी के लिए बोलने की तो मेरे को आपको आवश्यकता नहीं है। जी मैं कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं भूल गया था, मेरे बेटे के हाथ में बस शगुन के नाम पे 20 लाख रुपए रख दीजिएगा, मैं खुश हूँ। 20 लाख रुपए? इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? देखिए समधी जी, हमारी लाज रखने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर भी समधी जी चलिए, मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल। मेरा बेटा डॉक्टर है और इतनी ख्याल से उसकी पढ़ाई लिखाई पे मैंने खर्चा किया है, तो मैं तो 90 लाख दहेज मांगूंगा ही, और उसके ऊपर से कुछ गाड़ी मोटर कुछ ऐसा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरे बेटे की तो दुकान है, मैं तो 30 लाख से कम नहीं दहेज दूंगी। मैं तो सरपंच हूँ और मैं अपने बेटे के दहेज में 80 लाख से कम पैसे नहीं दहेज नहीं लूंगा। हमने भी अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में लाखों खर्च किए हैं, हम भी 50 लाख से नीचे का दहेज नहीं लेंगे। हमारा बेटा तो सरकारी दफ्तर में अफसर है, दहेज तो मैं 80 लाख से नीचे कौन ही मानूं। मेरा बेटा भी एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है, 50 लाख से कम का दहेज तो मैं भी नहीं मानूंगी। लड़की हूँ मैं, नहीं कोई सामान, लड़की हूँ मैं, नहीं कोई सामान। मत बेचो मुझे यूं बाजारों के दाम, मत बेचो मुझे यूं बाजारों के दाम। शेयर मार्केट का कोई दाम नहीं, शेयर मार्केट का कोई दाम नहीं। मेरी जिंदगी इतनी आम नहीं, मेरी जिंदगी इतनी आम नहीं। आइए देखते हैं कि आगे लता के साथ उसके नए घर में किस तरह से व्यवहार किया जाता है और कैसे उसकी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है कि लता को कुछ अन्यथा कदम लेने पड़ते हैं। माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया, खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, अब मैं कॉलेज जाऊँ? कोई एहसान थोड़ी कर दिया है मुझ पे। इस घर पे आई हो तो काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। और ये कॉलेज जाने की क्या बात होती है? तुम कोई कुंवारी लड़की नहीं हो, अब इस घर की बहू हो, इसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अब तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती हो। कोई जॉब, कोई कॉलेज, कुछ नहीं होगा अब यहाँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन कुछ लोगों की वजह से शायद किसी का घर जला भी दिया जाता है और किसी का घर बना भी दिया जाता है। आइए देखते हैं कि हमारे समाज में इन कुछ लोगों से क्या फर्क पड़ता है किसी की जिंदगी में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चलिए पड़ोस में शादी हुई है, देख के आते हैं कितना दहेज लेके आई उनकी बहू। चलिए चलिए। नमस्कार नमस्कार। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम भी बढ़िया। और मैंने सुना तुमने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की। हाँ, कर ही दी शादी। अब क्या बताऊँ हम। मैंने सुना बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की तुमने। हाँ बहन जी, बस क्या बताऊँ, अब कर ही दी शादी। और कैसी है फिर आपकी बहू? अरे आपको तो पता ही है आजकल की लड़कियों का। अब कहती है कि मैं कॉलेज जाऊंगी, फिर कल को कहेगी कि मुझे जॉब भी करनी है। मैंने तो साफ मना कर दिया है। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ दहेज कितना आया? कहाँ आया दहेज? कुछ भी नहीं लेके आई है अपने घर से। मैंने आपको बताई तो थी एक लड़की, अब छोड़ो क्या ही गई, हो गई है शादी उनकी। सुनने में आया है BMW आई है, मोटरसाइकिल भी आई है, और कैश 50 लाख से कम नहीं आया है। सोचो अगर तुमने अपनी बेटी की शादी इसकी कहीं लड़की से करा दी होती, आज ये सब तुम्हारे पास होता। खैर छोड़िए, हमें क्या। इसी प्रकार हम देखते हैं
ऐसी घटती है कि जो लता का पति है वह अपनी जॉब से हाथ धो चुका है और अब लता पे प्रेशर डाला जाता है कि वो किसी ना किसी प्रकार से अपने घर को चलाने में सहायता दे। पापा पापा क्या हुआ बेटा? मेरी जॉब चलेगी पापा। मुझे तो यह सुन के यह दुख हो रहा है कि आखिर अब घर कैसे चलेगा और कैसे हम घर के सारे काम करेंगे। आगे हम यह देखते हैं कि अब लता को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने घर के कामकाज को छोड़कर आगे बढ़े और अपने घर की सहायता करे। अरे ओ बहू, सुनती हो? जी माँ जी। दिन भर तुम क्या करती रहती हो? हाँ मैंने सारा काम कर लिया घर का। ये मोहित क्या कह रहा है? इसकी जॉब चली गई है? हाँ माँ, उन्होंने मुझे बताया उनकी नौकरी चली गई है। तो बेटा अब तो तुम्हें ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है, तुम्हें ही इसका ध्यान रखना होगा। मैं क्या करूँगी माँ जी? अब तुम अपने घर जाओ और थोड़े पैसे मांग के लाओ, उनसे मदद मांगो। अपना परिवार तो तुम्हें ही बनाना है ना। सुनिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ बोलो। देखिए ना माँ जी क्या कह रही है। क्या बोला माँ ने? माँ ने मुझसे कहा कि मैं रुपए लेकर आऊँ। तो सही तो बोल रही है माँ। मैं कहाँ से इतने रुपए लेकर आऊंगी, आप ही बताओ। क्या लेके आई थी तुम अपने घर से? कुछ भी तो नहीं लेके आई थी, और ऊपर से तुम्हारे नखरे अलग है। माँ मेरे पिताजी ने पहले ही बहुत सारा कुछ दे दिया, अब वो कहाँ से इतने रुपए लेकर आएंगे? क्या दिया है तुम्हारे बाप ने हमें? एक मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे कर दी। माँ ऐसा मत कीजिए, मेरे पिताजी कहाँ से इतने सारे रुपया लेकर आएंगे? माँ जी ऐसा मत। हटो यहाँ से और इस घर से सीधे निकल जाओ। जब अपने बाप से पैसे लेके आओ तभी इस घर में आना, वरना अपनी मनहूस शक्ल मुझे दिखाना नहीं। मैं कहाँ से लेकर आऊंगी इतना रुपया, आप ही बताइए। मेरे पिताजी ने पहले ही बहुत सारा कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे अपने घर को बचाने के लिए, अपने पति का साथ देने के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मैं अपने पिताजी को अब और परेशान नहीं कर सकती हूँ। इस समाज में मुझसे ज्यादा महत्व मेरे द्वारा लाए गए दहेज को दिया गया है, इसलिए मेरा यहाँ ना होना ही ठीक रहेगा। इस जैसी लता जैसे कई घरों में कई लताएं हमने देखी है। ये आज हमारे सामने है इसलिए हमें पता है। ऐसी कई लताओं का गला घोट दिया जाता है, उनकी ख्वाहिशों को बंद कर दिया जाता है और किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है। दहेज कोई प्रथा नहीं है, यह तरीका है भीख मांगने का। बस फर्क सिर्फ इतना है, देने वालों का सर झुका होता है और लेने वालों की अकड़ बड़ी होती है। धारा 340 पी के तहत दहेज लेना और दहेज देना एक कानूनी अपराध है। इसके तहत आपको तथा आपसे मांगने वाले दहेज वालों को कानूनी अपराध के तहत जेल में भी भेजा जा सकता है। अतः मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को इतने सशक्त बनाइए कि कल के दिन वो अपनी बात रखने के लिए आवाज उठा सके। इतना सशक्त बनाइए कि अगर कोई इसके ऊपर आंख उठा के भी देखता है तो आप उसको इस काबिल उठाइए कि वो अपने कदमों पर उठकर अपनी बात को रखे। देखिए, आप और हम मिलकर ही इस प्रथा के दहेज को खत्म कर सकते हैं। तो आइए मिलकर यह कल संकल्प लेते हैं। ना दहेज देंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज देंगे, ना दहेज देंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। सशक्त नारी सब पे भारी, 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 सशक्त नारी सब पे भारी। बेटी बचाओ।